नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैल। बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 81 लाख रुपए तक के इनामी माओवादी भी शामिल हैं। ये माओवादी विभिन्न स्तरों पर सक्रिय थे और उन्होंने पुलिस और सरकार की पुनर्वास नीतियों, विकास कार्यक्रमों और पुलिस विभाग के कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में लौटे। तो वहीं अब ये सभी माओवादी नया जीवन, शांति और समाज के साथ जुड़कर जीने के लिए हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास के रास्ते पर जुड़कर नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में हमारे पास क्योंकि हमें फायदा मिलेगा कि मानसून खत्म हो रहा है, तो हमारे ऑपरेशन जैसे अभी भी फुल फ्लेज में चल रहे थे, बट और स्पीड से आगे चलते रहेंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बढ़ेंगे और बाकी जो अन्य चीजें हैं वो भी लगातार जारी रहेंगी। अब तक में अगर हम देखेंगे तो इस साल में ही लगभग हमने 132 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। ठीक उसी प्रकार 7 माओवादी ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं और 331 माओवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये जो एग्रेशन है और आगे बढ़ेगा और सरेंडर्स भी हमारे और कई सारे पाइपलाइन में हैं। हम प्रयासरत हैं तो और सरेंडर्स भी बढ़ेंगे, गिरफ्तारियां भी बढ़ेंगी और विभिन्न अभियान और नंबर्स ऑफ अभियान भी बढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारी जो अभियानों की जो गति है उसमें और तेजी आएगी और जो हमारे पास जो समय बचा है 5 महीना, उसमें भी हम अच्छे से इसको नक्सल विरोधी अभियानों को कंप्लीट कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम हमें जो लक्ष्य मिला है उसमें जल्दी जो बातें करते हैं वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बात को जब उनको समझ में आई और उसके बाद में जो उन्होंने जो सरकार की जो नियत निर्धारण की योजनाएं हैं और अन्य योजनाएं जो चल रही है, जो विकासोन्मुखी योजनाएं चल रही हैं, उनको देखा और उस पर से उन्होंने यहाँ आत्मसमर्पण किया है। आगे मैं डीआईजी सीआरपीएफ ऑफिसर को अनुरोध करूंगा कि कुछ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 30 माओवादियों ने सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और हम इस पहल का स्वागत करते हैं, उनकी मुख्य धारा में शामिल होने का। और पिछले काफ़ी समय से सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर काफ़ी अभियान कर रही हैं। हम लोग एक ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोग अपना कैंप स्टैब्लिश कर रहे हैं और वहाँ पर कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मेडिकल की सुविधाएं पहुंच रही हैं। और उन गांवों में जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंची थी, वो अब उन लोगों तक पहुंच रही हैं। और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी नक्सली सरेंडर करेंगे और हमारे जो ये नक्सल विरोधी अभियान है इसी तरह जारी रहेगा। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम छत्तीसगढ़ में और बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, ये जो अपना जो काकेर पड़ता है, काकेर में ये कुएमारी एरिया कमेटी जो है उसमें केके सब डिवीजन पड़ता है, मतलब उसमें डिवीजन का ही सब डिवीजन है, वहाँ वो डिवीजन था। तो उत्तर बस्तर जो काकेर है, काकेर डिवीजन है, तो वहाँ ये काम करता है। और देखिए, जो एरिया सिक्योरिटी वैक्यूम वाले एरिया है वहाँ तो लगातार ऑपरेशन चलते हैं और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों में नेशनल पार्क में कई सारे ऑपरेशन चले हैं और उसमें काफी अच्छी सफलता भी मिली है। आने वाले दिनों में जैसे जो हमारा वैक्यूम एरिया है, नेशनल पार्क को ले लें या फिर इंद्रावती के नॉर्थ में जो अबुझमाड़ वाला इलाका है या फिर जो बेंगलुरु का जो वैक्यूम एरिया है, तो सभी जितने वैक्यूम एरिया है उसमें लगातार ऑफ चलेंगे और कंटिन्यूस ऑफ चलेंगे। तो उनको जो माओवादियों को जो छुपने का जो ठिकाना है वो अब मिल नहीं पाएगा। तो मेरी सबसे अपील यही है, सभी माओवादियों से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर लें और मुख्य धारा से जुड़ें। छत्तीसगढ़ की भिलाई में स्थित सेक्टर 7 के गणेश पंडाल में इस बार खास और भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। तो गणेश चतुर्थी के 11 दिनों तक भव्य आयोजन होंगे और इस बार के गणेश पंडाल का थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसका भारतीय सेना के बदले की कहानी को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के पहले दिन समिति की अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू ने दुर्ग भिलाई के पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया और उनके माध्यम से गणेश भगवान की भव्य आरती की गई। इसके बाद पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया।
तो सेक्टर 7 गणेश पंडाल के समिति अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने बताया कि इस थीम के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। गणेश पंडाल में देशभक्ति और भक्ति का संगम होगा। श्रद्धालु बप्पा की भक्ति के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की थीम के माध्यम से देशभक्ति का संदेश भी प्राप्त करेंगे। देशभक्ति से प्रेरित ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर यह पंडाल का निर्माण करवाया गया है। आज हमारे निवेदन पर भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय कमांडेंट प्रवीण कुमार जी और उनके सारे साथी लोग उपस्थित हुए। जिस तरह देशभक्ति की भावना भारत माता की आरती के साथ हुआ, एक सराहनीय रहा। हम समिति की ओर से सारे हमारे जो एक्स आर्मी के साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से। इनको देखकर हमारे मन में भी जागृत होता है देशभक्ति की भावना, एक प्रेरणा लेते हैं हम इनसे। लोग इतने साल तक देश की सेवा किया, मैं इनको सलाम करता हूँ। आगामी दिनों में अभी तो कोई कार्यक्रम का कोई घोषणा नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में मौसम अच्छा रहा तो बहुत सारे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा जाएगा। ये हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम जो सेना में इतने साल सेवा किए, हमारे देश की रक्षा की है, ऐसे वीर जवानों को हम लोग बुलाकर यहाँ पे आरती हमारे निवेदन पर सारे लोग आए और आरती किए। इसके लिए मैं तहे दिल से समिति की ओर से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस पंडाल के आयोजक करता चिन्ना भैया को पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जो उन्होंने फौजियों को यहाँ आज इकट्ठा किया और इतना भव्य आयोजन किया। उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर का पंडाल बना के एक कहीं न कहीं एक देशभक्ति को दर्शाता है। और मेरे मित्र राव भाई, इन्होंने भी ये भी यहाँ के व्यवस्थापक है, इन्होंने हम सबको एकत्रित किया। हमारे सोल्जर बोर्ड के अधिकारी, हमारे कमांडेंट साहब यहाँ पे आए और मेरे यहाँ कई सामाजिक जो मेरे साथ जो काम करते हैं वो भी लोग यहाँ पे आए। और ये पंडाल दर्शाता है ये कि सर आज भी लोगों में देश के लिए एक बहुत प्रेम है। एक फौजियों का जो एक सम्मान होता है, आज हमको एक यहाँ पे सम्मान मिला है। ये सम्मान हमारे लिए एक मेडल से कम नहीं है। ये सम्मान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक बहुत गर्व की बात है। एक सैनिक के लिए जब भी उसे सम्मान मिलता है तो हमेशा वो गर्वान्वित महसूस करता है। और ऐसे ऐसे आयोजन जो होंगे तो देश के सैनिकों का मान भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा सर। और इससे मैं यहाँ के सिविलियंस को भी जो बधाई देता हूँ कि जो हम सैनिकों को इतना मान सम्मान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गणेश उत्सव समिति को अनेकों बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक समसामयिक विषय को आज इस थीम के रूप में चुना है। यूं तो हर गणेश पंडाल किसी न किसी थीम को बनाता है, परंतु उस थीम का समसामयिक राष्ट्र प्रेरणा से प्रेरित होना ज्यादा जरूरी होता है। आज उन्होंने सिंदूर का थीम बनाया, उसके लिए मैं इस समिति को अत्यंत बधाई देता हूं। और ये इतना उत्कृष्ट कार्य किया है, जो कि मेरे ख्याल से भिलाई में शायद अपने आप में अकेला मंडल होगा जिन्होंने इस थीम को चुना है और इस विषय को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं अनेकों बधाई। थोड़ा मौसम ने जरूर थोड़ा विघ्न डाला है, परंतु उसके पश्चात भी इनका जोश और इनका उत्साह देखने लायक है। जिस प्रकार से हमारे सभी फौजी भाइयों साथियों ने भी यहाँ पे सहयोग दिया, वो भी एक ऑपरेशन सिंदूर का थीम बनाया गया है। इसको प्रेरित होकर, क्योंकि पुलवामा में जो कार्यान्वयता से जो पाकिस्तानी जो हमला हुआ था उसका सिंदूर के थ्रू जवाब दिया गया है। 2 महिलाएं जो हमारे भारतीय सेना की महिलाओं के थ्रू इसको अंजाम दिया गया। किसी भी भारतीय सेना जब लड़ाई में जवान जाता है तो वो एक सुहाग रात की दिन होती है, कफन बांध के चलता है। उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। वो सुहाग रात होने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मनी नहीं मनी, इसलिए कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के जागृति चौक में सोमवार देर शाम पार्षद अजीत वैद्य के साले आशीष गेडाम पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को महज 24 घंटे में धर दबोचा। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते आशीष गेडाम पर हमला हुआ था, जिसमें आशीष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जानकारी मिलते ही मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई और आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। लगातार कोशिश और सटीक मुखबरी के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी का नाम प्रज्वल देवांगन बताया जा रहा है। रायपुर से वो गिरफ्तार किया गया है। तेज और सफल कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी केशव कोसले और उनकी टीम को पार्षद ने खुलकर सराहना की। मैं मोहन नगर थाने के तमाम सिपाही और तमाम पुलिस वालों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा
हमारे थाना प्रभारी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मात्र 24 घंटे में आरोपी को पकड़ दिखाया और उन्होंने पूरी सूझबूझ से आरोपी को पकड़ा है। मैं इसके लिए थाना का पुनः दिल से धन्यवाद दूंगा। बीजापुर जिले में 12 घंटे तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और चेरपाल नदी में आई बाढ़ की वजह से गंगालूर मार्ग सहित करीब 100 गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। तो वहीं चेरपाल नदी में पुल पार करते समय एक बुजुर्ग ग्रामीण बह गया। साथ ही इंद्रावती नदी में नाव पलटने से 6 छात्र भी बह गए। हालांकि उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन मौके पर जुटी हुई थी। कल जो बारिश लगातार बीजापुर जिला में हो रही है, जिससे काफी क्षेत्रों को आप देख पा रहे हैं। मेरे पीछे जो ये नदी दिख रहा है, ये जो नदी है बीजापुर मुख्यालय से गंगालूर को जोड़ने वाला चेरपाल का ये नदी है। इस नदी में कल एक बुजुर्ग डूबा है। बताया जा रहा है कि आवापल्ली से रेड्डी की ओर जा रहा था। उस वक्त जबरदस्ती नशे में था और अपने मन मर्जी में नदी की ओर गया और नदी में घुसने से बह गया। कहाँ का आदमी बोलते हो, क्या आवापल्ली का है बोलते, तो कहाँ रेड्डी जा रहा था, तो 9:30 जी सुबह। वो लोग नहीं बताए इसलिए वो डॉक्टर गिर गए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली से वर्चुअली आयोजित बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की राज्यवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में नगरीय विकास एवं स्वच्छता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने राज्य सरकार ने व्यापक रणनीति तैयार की है, जिसमें आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने देश भर के सभी नगरीय प्रशासन मंत्री और अधिकारियों की बैठक की। बैठक में आने वाले स्वच्छता की गतिविधियों को लेकर उन्होंने चर्चा की। स्वच्छता पुरस्कार 24-25 संपन्न हुआ। उसमें हमारे 3 शहर स्वच्छ सुपर लीग में चयनित हुए, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। अब इस अभियान को और बढ़ाने के लिए ये जो स्वच्छता सुपर लीग में चयनित जो शहर हैं, वो अपने साथ एक एक निकाय को और स्वच्छ बनाएंगे और आगे चल के उन दोनों शहरों के आधार पर रैंकिंग होगी और एक विस्तृत कार्य योजना स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता के लिए जो गतिविधियां अलग अलग राज्यों में चल रही है, उन सब की समीक्षा उन्होंने की है। रायपुर में गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में मंगलवार को रेड क्रॉस सभा कक्ष में एसडीएम उमाशंकर बंदे और एसएसपी लखन पटेल की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक ली गई। इस मौके पर निगम, ट्रैफिक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। एसएसपी ने डीजे संचालकों को एनजीटी और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात करते हुए कहा कि इस गणेश उत्सव में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तय सीमा और समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। तो डीजे संचालन के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी से भी डीजे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग भिलाई में गणपति बप्पा के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दुर्ग और भिलाई के विभिन्न पंडालों पर अनोखे और नए तरीके से पंडालों को सजाया जा रहा है। आपको बता दें, भिलाई के सेक्टर 2 स्थित गणेश पंडाल में इस बार पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूक करना और इस बार पंडाल को इस तरह सजाया गया है
कि पंडाल में प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा रूप देखने को मिलेगा। समिति के सदस्यों ने लोगों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक आकर इस पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन करें। छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, छत्तीसगढ़ की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में श्रद्धा, परंपरा और उत्साह के साथ पोला त्योहार मनाया गया। बिलासपुर में बैल पूजा और बैल दौड़ प्रतियोगिता का खास आयोजन हुआ। इस मौके पर गली मोहल्ले पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। तो पोला पर्व पर बिलासपुर में आयोजित बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता में ग्रामीणों और शहरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर में शनिवार को पोला त्योहार की धूम देखने को मिली। घर घर शिव नंदी की पूजा की गई। परंपरागत मान्यता है कि इस दिन बैलों की पूजा करने से न सिर्फ गौवंश की रक्षा होती है बल्कि अन्नदाताओं की मेहनत भी सफल होती है। गांव-गांव में महिलाएं और बच्चे इस त्योहार में पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। गली मोहल्ले ठेठरी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे। प्रतियोगिताओं में कुल 11 जोड़ियों ने भाग लिया। सबसे पहले साज सज्जा प्रतियोगिता हुई।
जिसमें परंपरागत श्रृंगार से सजे बैलों को मैदान में उतारा गया। बैलों को फूलों की माला, मुकुट, रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। साज सज्जा प्रतियोगिता में परदेसी मरकाम के बैल पहले स्थान पर रहे, अशोक साहू के बैल दूसरे स्थान पर और नर्मदा नाहू के बैल तीसरे स्थान पर रहे। आदर्श युवा मंच द्वारा जो पोला तिहार विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये कहें कि दशकों से मनाया जा रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय आयोजन है और छत्तीसगढ़ के लोक पर्व को इस उदाहरण के साथ मनाना और अपनी संस्कृति को जिंदा करना, इसके लिए आदर्श युवा मंच का धन्यवाद करता हूं। वैश्वीकरण के इस युग में या विकासवाद के इस युग में हम गांव को छोड़ रहे हैं। ये आयोजन गांव से शहर को जोड़ने का प्रतीक नहीं, ये आंदोलन है। इस ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी ताकत के साथ सहयोग कर रही है। हल जिनसे खेती की जाती है और फिर उसके बाद बैलों की पूजा पोरा के दिन की जाती है, फिर माताएं अपने तीजा मनाएंगी। मैं आदर्श युवा मंच को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज 29 सालों से लगातार इस परंपरा को सहेज के रखे हैं और छत्तीसगढ़ शासन जो पिछले 5 साल में लगातार भूपेश बघेल की सरकार में परंपरा कायम थी, मैं चाहूंगा कि और कुछ आप करें न करें, इन परंपराओं को सहेजने का काम जरूर शासन को करना चाहिए। लगभग 25-26 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ का महापर्व लोक पर्व पूरा में बैल सज्जा और बैल दौड़ का आयोजन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये परंपरा है। पहले जो यही बैल की जोड़ी 25 से 30 बैलों की जोड़ी आती थी, यहाँ बहुत बड़ा माहौल रहता था, पर धीरे धीरे अब बैलों का उपयोग खेती में कम होने लगा है। फिर भी परंपराएं चालू है। जब खेती किसानी में धान लग जाता है, रुपाई हो जाती है, तब किसानों की पूजा, उनको नहला धुला के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें धन्यवाद दिया जाता है नंदी बैल को कि आपने हमारी खेती किसानी अच्छे से की और आने वाले समय में फसल अच्छे से हो। इनके साथ उनका भी हमारे जो पशुधन है उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपराएं हमारे आदर्श युवा मंच ने लगातार श्रीचंद तनुजा जी की स्मृति में लगातार ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में आके लगता है कि छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए काम कर रहे आदर्श युवा मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें जो सहयोग करते हैं संरक्षित रहे, जीवित रहे, उसमें सबसे बड़ा मूल कारण रहेगा बैलों का। जब बैल ही नहीं रहेंगे तो हम अब आप दौड़ेंगे नहीं उनकी जगह पे, फिर मिट्टी के बैल की पूजा होगी। और जो हालात अभी वर्तमान में है कि जो किसान जिस तरीके से बाजारीकरण के चलते ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा है, बैल लुप्त हो रहे हैं, तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में हमको लकड़ी का और मिट्टी का बैल दौड़ाकर इसकी रफ्तारी करनी। बिलासपुर में पोला तिहार के अवसर पर बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रतियोगिता में सबसे आगे बरबदा साहू के बैलों की जोड़ी रही और उन्हें प्रथम स्थान भी मिला। दूसरे स्थान पर मझिला रहे, जबकि अशोक साहू के बैल तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा विधायक श्रीवास्तव, सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर संजय दुबे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की है। अतिथियों ने बैलों की पूजा कर किसानों की समृद्धि और प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारी कृषि परंपरा और पशुधन के महत्व को याद दिलाता है। किसान बैलों की सेवा और देखभाल करके न सिर्फ अपने जीवन यापन को सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को अन्न उपलब्ध कराते हैं। इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ से तो बिल्कुल भी पोला पर्व नहीं जाने वाला है। ये किसानों का पारंपरिक त्योहार है और यहाँ पे सब जितने भी किसान भाई हैं वो आज के दिन मतलब किसान तैयार करते हैं और दौड़ रेस वगैरह होती है और ये आयोजन तो फिर उनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है, जो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। लिंगेड़ी क्या करते हो बैल का? बैल का क्या करते हो? काम करते हैं। बैल पे क्या काम करते हो? रेती निकालते हैं। रेती मंगाते हैं बैलगाड़ी? 12 महीना 12 में मिल जाता है। पहले कभी लाए होता हर साल क्या इनाम मिलता है? बहरहाल कार्यक्रम में ग्रामीणों और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग उत्साह के साथ प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए नजर आए और इस तरह पोला पर्व पर बैलों की सजावट और दौड़ ने न सिर्फ परंपरा को जीवंत किया, बल्कि अन्नदाताओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।